यस, हेलो बच्चों। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए पहले बना दिया था। तो अभी इस वीडियो का दूसरा पार्ट है और इसे आप अपने जो हमारी क्लास का समय होगा दूसरी कक्षा का, उसमें आप देख सकते हैं। और इससे जो भी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो कीजिएगा। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वीडियो से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं उनको ज़रूर अपने से संभावित प्रश्न जो हैं वो ज़रूर मुझसे ज़रूर पूछिएगा क्लास में। और वैसे भी हम क्लास में तो वर्कशीट के माध्यम से पूरे टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे ही, लेकिन साथ ही आपको भी उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। यस, तो हमने एक क्विक देख लेते हैं कि हमने क्या कर लिया था। जैसा कि आपको पता ही है, हम क्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिया क्या था? किसी काम के करने या होने का जो बोध जो भी है वो क्रिया है। ठीक है, उसे हम क्रिया कहते हैं। पढ़ना, खाना, पीना, जाना। दूसरे फ्रेज में हमने धातु पढ़ा था। ठीक है, धातु क्या होती हैं? धातु रूट्स होती हैं। ठीक है, रूट्स होती हैं, मूल शब्द होते हैं। उसमें जो भी शब्द जुड़ता है, बोलना, पढ़ना, गाना, हंसना, देखना आदि, ये सारे ये है। ये भी हमने देखा था लास्ट वीडियो में। और फिर उसके बाद जो क्रिया के भेद हैं उनको दो प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, उसमें भी मतलब भेदों को भी दो प्रकार से बांटने का प्रयास किया जाता है, कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्या है? सकर्मक, कर्म के साथ; अकर्मक, कर्म के बिना। सवाल है फिर कर्म क्या है? तो कर्म है क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, है ना। मैंने बताया था आपको कि जैसे कि अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है तो पढ़ाने का जो प्रभाव है वो पुस्तक पर, सींचने का प्रभाव पानी डालना माने पौधे पर प्रभाव पड़ेगा। महिमा को खाना दीजिए तो माने जो भी खाना दिया जाएगा, महिमा जो भी खाना खाएगी उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि क्या, किसे, किसको लगा करके आप ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि किसको पानी दिया तो, या किसे खाना दिया। इस तरह से मतलब सकर्मक क्रिया के उदाहरण को समझा जा सकता है। फिर ये था अकर्मक। अकर्मक क्या है? कि अकर्मक क्रिया के बिना। अकर्मक जो है कर्म के बिना, जहाँ पे कर्म नहीं है वहाँ अकर्मक रहेगा। जैसे, और दूसरा ये कि क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे सकर्मक में था क्रिया का फल उस पर पड़ रहा था, किस पर? जिस 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 पर पड़ेगा वो कर्म था। ठीक है ना, और सकर्मक था माने कर्म के साथ। ऐसे ही अकर्मक कर्म का जो क्रिया का जो प्रभाव है वो पड़ेगा किस पर? कर्ता पर। ठीक है ना, इसमें लिखा है कर्ता पर। तो ये श्याम सोता है, मीनाक्षी रोती है, पक्षी उड़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी बात है। फिर हम पढ़ रहे थे आगे, है ना। मैं फिर से आपको ये सब एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको ये याद रहेगा। तो फिर ये थे कि संरचना के आधार पर क्रिया। ठीक है, अब संरचना के आधार पर क्रिया क्या है? मतलब 5 प्रकार हैं संरचना के आधार पर क्रिया के। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। हमने ये 1 और 2 कर लिया था। ठीक है, इसमें क्या क्या देखा था हमने? बहुत एक क्विक रिवीजन सामान्य सा था, देख लीजिए। सामान्य क्रिया क्या है? कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो एक ही क्रिया का प्रयोग, गाना गाया, पत्र लिखा, मोर बारिश में नाचा, रोटी खाई या पुस्तक पढ़ी, माने एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसी सामान्य क्रिया को हम क्या कहते हैं? साधारण। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में मैंने बताया था जो दो क्रिया जुड़ जाती हैं। ठीक है, जो दो क्रिया जॉइंट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो होगा वो एक ही रहेगा। ठीक है ना, उनका जो अर्थ है वो एक ही रहेगा, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि बच्चा विद्यालय से लौट आया। ठीक है, लौटना एक अलग क्रिया थी, आया एक अलग क्रिया थी, लेकिन दोनों का ही अर्थ है, मतलब दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग हो रही है कि बच्चा लौट आया। किशोर रोने लगा, दो अलग अलग क्रियाओं से बना। ठीक है, पहुंच गया दो अलग अलग क्रियाओं से बना, पढ़ाई कर चुके और पढ़ाई 3 अलग अलग क्रियाओं से बना, और चल पड़ी अलग अलग क्रियाओं से बना। लेकिन अर्थ क्या निकला? कि रेलगाड़ी चली गई। इसको हमने क्या कहा? संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो अब है आगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो है बेसिकली उसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन जो है वो है कि संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है।
ठीक है। अभी संयुक्त क्रिया आपने ऊपर देखा था कि वो दो या दो से अधिक शब्द से जुड़ करके जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया होती है। अब ये क्या कह रहे हैं, उससे आगे की कहानी कह रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, इनसे जोड़ करके कुछ क्रियाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, उनको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए पहले तो कि लुटेरों ने जमीन हथिया ली, ये सुना होगा आपने, है ना, कब्जा कर ली, है ना, उसी को एक एक क्रिया के तौर पे कहा कि हथिया ली। तो हथियाने का हथियाना कैसे बना, शब्द था हाथ, अब हाथ तो संज्ञा शब्द है, हाथ मीन्स हैंड्स, ठीक है। अब उसमें एक इन्होंने प्रत्यय लगा लिया या, ये में प्रत्यय 8th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, हम अगर मतलब इस आपके इस बार सिलेबस में तो नहीं है लेकिन 9th में बिल्कुल पढ़ेंगे इसको, तो ये प्रत्यय से आपको बहुत सारे प्रत्यय की जानकारी मिल जाती है। तो अब आपने देखा कि जो हाथ है उसमें इया प्रत्यय लगा और शब्द बन गया हथिया, ये अ चला गया, मतलब अ गायब हो गया, ठीक है ना। इसके अपने रूल्स हैं, जब हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। तो क्या हुआ, ये हुआ ये कि संज्ञा तो था हाथ और उससे जुड़कर के जो शब्द बने, जो शब्द क्रिया बनी वो थी नाम धातु क्रिया, ठीक है। अपनाना, अपना था संज्ञा सर्वनाम, अपना था सर्वनाम, अपने आप में कहते हैं ना अपना निजवाचक, अपने सर्वनाम पढ़ा ना, और उसमें एक प्रत्यय और लगा दिया ना, तो ये क्या हो गया अपनाना। कौन सी क्रिया है ये, नाम धातु क्रिया, ठीक है। अगर क्रिस्टल क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। पिताजी ने अपनी कमीज रंगवाई, आपको याद होगा ना, अभी विशेषण हमने पढ़ा था, उसमें रंग रूप की बात की थी, तो गुणवाचक में था ना रंग, रंग रूप, तो अब कोई भी आप रंग बताते हो विशेषण हो जाता है, ठीक है। हालांकि रंगवाना अपने आप में क्रिया है, ठीक है। अब लेकिन ये बना कैसे है, तो वही तो नाम धातु, तो रंग में वाई प्रत्यय लगाया, रंगवाई। तो लिखा भी है संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ क्रिया को जोड़ देने से जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया होती है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, है ना। अब देखो ललचाना, ठीक है, ललचाना शब्द किससे बना, लालच से बना है। लालच, लालच क्या है, लालच एक गुण या दोष है, ये क्या हो गया फिर विशेषण हो गया, अगर लालच ऐसा है तो, है ना। यही बात बताई जा रही है कि विशेषण के साथ इन्होंने एक प्रत्यय और लगा दिया, ठीक है, लालच प्लस ना, तो ललचाना, ये वाला अ चला जाएगा इसमें से, ठीक है। इसकी अपनी एक कहानी, मतलब इसके अपने अलग रूल है, तो मैं अभी सब मिसमैच नहीं करना चाह रहा हूँ, बस आप इतना समझें कि विशेषण से बना ललचाना, ठीक है। लतिया, लतिया दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव वर्ड है, हम इसको बस सीखने के संदर्भ में सीख रहे हैं, देख रहे हैं बस, ठीक है, ठीक है। शब्द था लात मारना, ठीक है, लतियाना, ये अलग भाषा, मतलब थोड़ा सा अलग है। अब इसमें क्या किया, इया प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, लतिया, ये हो गया। तो कहने का अर्थ मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि आपको एक बेसिक सी बात याद रखनी है कि संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम से जोड़कर जो क्रिया बनती हैं वो क्या होती हैं, वो नाम धातु क्रिया होती हैं। ये कैसे कैसे बनती हैं इनके, ये कैसे कैसे शब्द हैं इनके, और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए संज्ञा शब्द है शर्म, भाववाचक संज्ञा शब्द है ये, ठीक है, ये है भाववाचक। भाववाचक शब्द से इन्होंने बनाया शर्माना, ठीक है। लोभ, लुभाना, ये भी भाववाचक ही है। बात, बतियाना, ठीक है। तो संज्ञा शब्द से आप देख रहे हैं कि ऐसे शब्दों का निर्माण होता है, और सिर्फ ऐसे नहीं है, बहुत सारे और भी शब्द हैं, सारे शब्दों को देना यहाँ पे संभव नहीं है, मैंने 3 या 4 शब्दों को लिया है। जब हम इसको थोड़ा सा और भी इसमें अभ्यास करेंगे तो इसमें और भी नए शब्दों को आप देख पाएंगे। सर्वनाम में जैसे अभी ऊपर मैंने बताया था अपना से अपनाना। विशेषण में जैसे क्या है, विशेषण 60, ये याद है ना, संख्यावाचक विशेषण है ये। तो 60 से सठियाना, ऐसे बोल देते हैं ना कि सठिया गए हैं, ये सठिया गए मतलब 60 की उम्र पार कर ली है, सठिया गए हैं। तोतला, तो ये तोतला उसमें एक विशेषता है, मतलब ऐसा बोलता है कोई तोतला है, ठीक है, तो उससे बनता है तुतलाना। लालच से ललचाना, मैंने अभी भी बताया था आपको, ठीक है।
ऐसे ही अनुकरणवाची, कुछ शब्द ऐसे हैं जो रिपीटेशन में शब्द यूज होते हैं, जिनको हम रिपीटेशन के नाम से जानते हैं, अनुकरणवाची उनको बोलते हैं। थप थप, थर थर, ऐसे धक धक, थर थर। अब इससे सारे शब्द बनते हैं, थप थपाना, थर थराना, कप कपाना, सिसकियाना, ऐसे करके जो शब्द बनते हैं वो नाम धातु क्रिया के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अनुकरणवाची शब्द, ये शब्द ये आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। अनुकरणवाची माने जो शब्द रिपीटेशन में यूज होते हैं, है ना, थप थप, ठक ठक, घघट, ऐसे करके जो शब्द का प्रयोग होता है हिंदी भाषा में, उनको हम अनुकरणवाची शब्द कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, ये बहुत सिंपल है, इसको इतना ज़्यादा वो करना ही नहीं है, इसमें बस आपने ध्यान से देखना है, और भी जब मैं और वर्कशीट आपसे शेयर करूंगा तो उस चीज़ पे देख लेना है ना, क्लास में हम। अब क्या है कि नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं होती। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती है। नामबोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती है। दोनों में यही अंतर है। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम नामबोधक के बारे में जानना ही नहीं चाह रहे, तो इसको भी इतना छोड़ ही देते हैं, है ना। अभी हमारे क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी है वो हम देख रहे हैं, हम तो सिर्फ नाम धातु की बात कर रहे थे। आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया का क्या है फंडा, कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। देखो, प्रेरणा शब्द को पहले समझिए आप। प्रेरणा माने होता है मोटिवेट करना। ठीक है, मोटिवेट करना। हमने किसी को मोटिवेट किया, हमने किसी को प्रेरित किया। मैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, ठीक है, या घर वाले आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस। तो प्रेरित का मतलब आप समझ लीजिए मोटिवेट करना। अब मोटिवेट करना आपको पता चल गया, तो अब इस शब्द का जहां जहां आएगा तो वो आपको मोटिवेट वाली मीनिंग आना चाहिए। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। माने जिस सेंटेंस में आपको यह पता चले कि ये स्वयं काम नहीं करके दूसरे से करवा रहा है, तो वो जो करवाना जो शब्द है, मोटिवेट करना जो है, किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करना, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। वही है प्रेरणार्थक क्रिया, माने वो प्रेरणा दे रहा है कार्य करने की, स्वयं नहीं कर रहा है। जैसे एक सेंटेंस में बताता हूं आपको। शिक्षक बच्चे से पढ़वा रहे हैं। पढ़वा रहे हैं, पढ़वा मीन्स मतलब अध्ययन करवा रहे हैं, पढ़ाई, रीडिंग करवा रहे हैं। ठीक है, पठन कार्य करवा रहे हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अध्ययन कार्य करवा रहे हैं। ठीक है, अध्ययन कार्य करवा रहे हैं। अभी और उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये तो ऐसे ही मैंने दिमाग में आ गया। ठीक है, क्या है पहला उदाहरण। पहले तो मीनिंग समझ में है ना, कि कर्ता जो भी काम कर रहा है। जैसे मैं खाना बनवा रहा हूं, तो बनवा रहा हूं, मैं खाना स्वयं नहीं बना रहा हूं, बनवा रहा हूं। तो जब मैं ऐसा कहता हूं कि मैं बनवा रहा हूं, तो माने मैं प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर रहा हूं। और आप इस ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने सामान्य जीवन में। घर में आपसे कई बार ऐसे होता है ना कि हाँ हाँ मैं ये काम करवा रहा हूँ, या ऐसे सोसाइटी में ऐसे शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया। इतना डेफिनेशन को सोचना ही नहीं है, आप बस इतना सोचो कि कोई भी काम हम दूसरे से करवाते हैं, दूसरे के हम माध्यम से करवाते हैं, तो हम वो कोई कौन सी क्रिया यूज करते हैं, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सिंपल खत्म। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। ठीक है, तो उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। ठीक है, मालिक स्वयं कार साफ नहीं कर रहा है, खुद करवा रहे हैं। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती हैं। देखिए आ गया ना, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती हैं। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। जब हम स्टेशन जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, तो वहां पे हम अपना सामान खुद नहीं उठा रहे, हम दूसरे के सहायता से अपना सामान उठा रहे हैं, तो वहां पे हम जो प्रयोग कर रहे हैं, उठवाते हैं। नौकर माली से पत्र लिखवाते हैं। ठीक है, नौकर माली से पत्र लिखवा रहे हैं, उनका मन है माली से वो काम ना, पेड़ पौधे ना रखवा के पत्र लिखवा रहे हैं। पिताजी कार मैकेनिक से ठीक करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं है। इसमें और भी थोड़ा सा इसके प्रकार हैं प्रेरणार्थक के, तो उसमें थोड़े से सेंटेंसेस में थोड़ा सा वेरिएशन है, वो भी देखिए। प्रेरणार्थक क्रिया है ना, दो तरह की है, सॉरी, दो तरह की है। पहली है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरी है द्वितीय प्रेरणार्थक। कुछ खास फर्क नहीं है, तो मतलब फर्क है लेकिन बहुत सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है।
माँ अपने लिए नहीं बना रही है, मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि वो तो बनाएंगी तो खाएंगी ही, लेकिन परिवार के लिए भोजन बनाती है। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, ठीक है ना, जब भी वो काम कर रहा है तो वो दूसरों के लिए करता है। रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, ठीक है, अब यहाँ पे अनिमेष स्वयं खा सकता था, ठीक है ना, लेकिन रानी खिलाती है, तो ये भी एक तरीके से प्रेरणार्थक ही है। नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है, ठीक है, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है स्टेटस सेंटेंस, इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, इसमें असल में बात क्या है मैं आपको समझा दूं, आपको भी ये बात समझ में आई नहीं है, मैं बताता हूँ। जो सेंटेंस है ना, कर्ता स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहा है, इन वाले सेंटेंसेस में स्वयं माने अपने लिए, खुद के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है दूसरों के लिए कर रहा है। ठीक है, खाना बना रही है माँ, दूसरों के लिए बना रही है, माँ तो श्रेष्ठ होती है हमेशा दूसरों की सहायता। जोकर सर्कस में खेल दिखा रहा है, तो वो अपने लिए थोड़ी ना दिखा रहा है कि मैं खुश रहूंगा, वो तो दूसरों को, उसका तो काम यही है, ठीक है ना, दूसरों को एंटरटेन करना। रानी अनिमेष को खाना खिला रही है, नौकरानी बच्चे को झूला, जो तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनसे आपको ये पता चले कि ये काम कर्ता स्वयं के लिए नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है, तो भी वो प्रेरणार्थक है। कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर में यह कतई नहीं पूछा जाएगा कि प्रथम प्रेरणार्थक है कि द्वितीय प्रेरणार्थक, मतलब आपके स्टैंडर्ड में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को याद रखिए, भले ही आपको ये नाम याद रहे ना रहे। समझ लीजिए कि मैंने क्या बताया कि जो भी कर्ता अपने लिए खुद न, पहले था कि दूसरे से करवा रहा है तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक है, और पहला ये है, दूसरी बात ये है कि वो अपने लिए स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक में यही बात जो हमने पहले भी बताई थी वही है कि माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है। ये सब जो भी बातें हैं, जो भी मैंने अभी ऊपर वाले जो उदाहरण है, वो सारे द्वितीय प्रेरणार्थक में चले जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले वही बताया क्योंकि वो सिंपल है। कुछ शब्द ऐसे हैं इसमें जो आपको क्लियर कर देंगे। उठना, उठना है मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक इसमें बनता है उठाना, उठवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। ये डिफरेंस जो आता है क्रियाओं में वो है बेसिकली। ठीक है, अगर आप इसको भी ध्यान नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस के अर्थ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अर्थ पर। और नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। इसको हम क्लास में ही करेंगे, ठीक है, इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम इतना ही करेंगे, बाकी का क्लास में ही करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इतने ही हमने क्रिया कर ली, दो बाकी की जो हमने 2-3 क्रिया जो भी अभी हमने की, फिर वही क्या कहते हैं, जो आपका क्या होगा, जो आपका होमवर्क होगा वो सेम है, सिंपल सा है, ठीक है ना, कि आप इसमें से नए नए शब्दों को, नए नए उदाहरणों को, है ना, उनको एक्सप्लेन करके लिखेंगे अपने पास, ठीक है। वेरा क्रॉस पर मैं टैब जब ओपन करूँगा उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। चलो, ओके।